आइए, तो बेसिकली अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो हमने काफी चीजें पढ़ी हैं इसमें, ठीक है। तो शुरू से तो मैं नहीं बताऊंगा, तो हम वहां से शुरू करेंगे जहां से मैं क्वांटम नंबर शुरू करा था। हमने ये पता करा कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस जगह पर है, उसका एड्रेस क्या है। जैसे आपका एड्रेस होता है ऐसे उसका एड्रेस है, और दो इलेक्ट्रॉन का सेम एड्रेस नहीं हो सकता। हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट शेल में एस सब शेल होता है और उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। सेकंड सब शेल में दो होते हैं, एस और पी। एस में तो एक ही ऑर्बिटल होगा, बट पी में तीन ऑर्बिटल है। फिर हमने इस तरह से सारे ऑर्बिटल पढ़े। फिर जब इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आई तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो था अफबो प्रिंसिपल, जिसको हम भौबो प्रिंसिपल भी कह देते हैं मजाक मजाक में, तो अफबो प्रिंसिपल ने n+l रूल दिया। उसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से बढ़ेंगे। पहले जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है पहले इलेक्ट्रॉन उसको दिया जाएगा, बाद में उसको दिया जाएगा जिसकी एनर्जी ज्यादा है। उसमें हमने एग्जाम्पल करते समय यह भी पाया था कि यह कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट शेल के सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम हो, फिर सेकंड शेल, फिर थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फाइव शेल। ये बढ़ता हुआ एनर्जी लेवल जरूरी नहीं है सब शेल पे भी अप्लाई हो। हमने एक इसमें एग्जाम्पल करा था 3D और 4s। तो n की वैल्यू यहां देखेंगे 4, l की वैल्यू देखेंगे 0, s p d f। l की वैल्यू 0 1 2 3 और इसके लिए 3 और d की वैल्यू है 2। तो ये 5 आ रहा है, ये 4 आ रहा है। तो यहां से मुझे ये पता लगा कि 3D की एनर्जी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू 4s। समझ रहे हो? तो 4s को पहले भरोगे 3D के बाद। 3D मतलब 3D बाद में भरा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि थर्ड शेल जब पूरा भर जाता है, मतलब थर्ड शेल में s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, p में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए और d में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा। ऐसा नहीं होगा। यह कहता है 3s में इलेक्ट्रॉन डाल दो, 3p में डाल दो, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा। तो इस तरह की विषमताओं का भी देखने को मिला। अब क्या करा जाए? या तो हर बार इनको पता करा जाए किस तरह से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरने, किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो इसको समझाने के लिए एक स्कीम दी गई जिसको हम साइमन स्कीम कहते हैं। वो बनानी आनी चाहिए। वो बना लोगे तो कम से कम हमें ये पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्बिटल कौन कौन से आपके पास मिलेंगे। स्कीम कुछ इस तरह से है, हेडिंग डालिए साइमन स्कीम। वन एस, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। 2p होता है 3s, 3p, 3d, 4d, 5d, 6d, 4f, 5f, 6f। ठीक है। अब आपको क्या करना है? तिरछी लाइन खींचनी है। कैसे? ऐसे 1s, 2s, 2p, और इसको यहां लिख दो 7s। ठीक है। अब यहां से शुरू करना है। सबसे पहले भरा जाएगा 1s। कहां लिखूं मैं? जब 1s भरेगा फिर यहां से वापस पीछे जाइए, फिर यहां से आगे आइए। कौन आया? 2s। उसके बाद में 2s भरा जाएगा। फिर पीछे आइए 2p, 3s।
3s से उल्टे चलिए, 3p 4s। अब देखिए 3s भर गया, 3p भर गया, 3d नहीं भरा, पहले 4s भरा जाएगा। यही एग्जांपल मैंने अभी दिया था गुन्नू के आने से पहले। अब देखिए इसके बाद में आप 3d भरोगे, फिर 3d के बाद में 4p भरोगे, 4p। अब देखो 4p के बाद में 5s भरा गया, 5s भरा जा रहा है, 4d नहीं भरा जा रहा है। क्यों? क्योंकि 5s, ये देखिए 5s की एनर्जी 4d से कम है, इसीलिए आपके पास 5s पहले भरा जाएगा, 5s, और 5s भरने के बाद में आप फिर से पीछे आएंगे, 4d भरा जाएगा, 4d के बाद में 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, ऐसे भरा जाता है। हम अभी तक इससे ज्यादा भर ही नहीं पाए, हमारे पास जितने भी 112 115 एलिमेंट है वो इसमें आ जाते हैं। 1s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? 2। 2s में कितना जाता है? 2। p में कितना जाता है? 6। s में कितना जाता है? 2। तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, p में 6, d में 10 और f में 14। s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 होते हैं और d में 10 होते हैं, 1 2 3 4 5, और f में 7। भरिए, लिखिए इसको, और इसको आप याद करना है। कैसे याद करना है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p और 5s। मुझे यहां तक याद है, ठीक है, मुझे यहां तक याद है, इसके आगे का मुझे भी नहीं याद है। अगर कभी भरना पड़ जाएगा तो मुझे साइमन स्कीम बना करके ही भर पाऊंगा। हाँ देख लेना, साइमन स्कीम बना के देख ले। 6p कहां गया? 6p के बाद में 7s, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p6, 5s। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2। यहां तक मुझे याद है, आप भी याद कर लीजिए, वरना बार बार साइमन स्कीम बनानी पड़ेगी। एक बार आंखें बंद करके इसको 5s तक 2 बार मेमोराइज कीजिए, 2 बार करिए इसको, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी बार करिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2। क्लियर? अब आइए एक नोट समझिए, मुझे पता है p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। अब इसमें मुझे देखो ये तो पता है कि s से ज्यादा एनर्जी p की होती है, p से ज्यादा एनर्जी d की, और ये सबशेल के हिसाब से एनर्जी बढ़ती जाती है। इसीलिए 2s पहले भरा गया, 2p बाद में भरा गया, 3s पहले भरा गया, 3d बाद में भरा गया, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 5s, 5p, 5d और इसके बाद में 6d। मतलब s सबशेल से ज्यादा एनर्जी p की, p से ज्यादा d की, d से ज्यादा s की। अब मैं विद इन द सबशेल ऑर्बिटल की बात करता हूं, px, py, pz, इन तीनों में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? इन तीनों में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? इन तीनों की ही एनर्जी बराबर होती है। डी में भी 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स, डी जेड, जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन सबकी एनर्जी बराबर होती है। इनको हम बोलते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। मतलब all the orbital of p subshell have same energy, all the orbital of d subshell will have the same energy. Similarly, all the orbital of f subshell will have the same energy. This is called degeneracy of orbital.
मतलब all the orbitals have same energy. All the orbitals of a subshell have same energy, hence known as degenerated orbital. एक ये चीज लिख लो, एकदम से दिमाग में आ गया तो मैंने बता दिया. Degeneracy of orbital मतलब all the orbital pertaining to a subshell are having same energy. Done? अब हम सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है. हमें यह बात तो पता है कि अगर मैंने P4 लिखना है हाँ, P4 का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सही भरा है मैंने. 4 इलेक्ट्रॉन P में डालने हैं. पहला वाला ठीक है या दूसरा वाला ठीक है? क्यों, क्या गलत है दूसरे वाले में? कौन सा रूल फॉलो नहीं हो रहा? कौन सा वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा इसमें? कौन सा रूल है? हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, राइट. चलिए अब मुझे ये बताइए, अगर मुझे एटॉमिक नंबर 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? मैं लिख के बताऊं पहले या आप लोग करोगे ट्राई? बोलो. सुन लो पहले, बोला भी करो. 19 इलेक्ट्रॉन भरने हैं टोटल. तो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में. कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 कोमा. उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा सेकंड में 2s2 2p6. कितने हो गए? 2 2 4 और 6 10. कितने बचे हैं? अभी 9 और बाकी हैं. फिर जाएगा 3s2 3p6. कितने हो गए? 6 4 10 2 12 और 6 18. अभी एक इलेक्ट्रॉन और बाकी है. 3p के बाद में जाएगा 4s. इसको आप 10th क्लास में 2 8 8 और 1 लिखा करते थे, और बट ये क्लास 11th में है. यह है पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये नहीं है, ये 10th क्लास वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बट सपोज करो हमको कहीं पर लैंग्वेज में लिखना है, मतलब मुझे पोटेशियम की बात करनी है कि भाई कोई क्वेश्चन है उसमें मुझे पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ रही है, मुझे पोटेशियम के बारे में बात करनी है. ठीक है, मेरे को बताना है कि पोटेशियम जो है वो मेटल है बहुत अच्छी. तो मैं कह रहा हूं कि भाई पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 19 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 19 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना होता है, उसके देखिए. जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ये पूरा नहीं लिखूंगा, उस वक्त लैंग्वेज में मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा. कैसे? मैं इतने को 18 मान लूंगा कि सर 18 ही क्यों? क्योंकि आर्गन. तो पोटेशियम की जो नियरेस्ट नोबल गैस है मैं उसको लिख दूंगा, और इसको लिख दूंगा आर्गन 18. तो अब मुझे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 लिखने की जरूरत नहीं है. मैं सिर्फ ये लिख दूंगा कि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s1 होता है, and we can see there is only one electron in the outermost shell, hence it can donate the electron so as to achieve near the electronic configuration of nearest noble gas. Hence potassium has tendency to lose the electron, hence potassium is the metal. अब मैं वहां पर बार बार इतना सारा लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ इसको आर्गन 18 ही करके अपना काम चला लूंगा. ठीक है, तो लैंग्वेज में कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है. आर्गन 18 का मतलब है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.
खत्म। लिखिए इसको। चलिए अब एक बार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। स्कैंडियम 21, स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर। तो स्कैंडियम का हो जाएगा 19 तो यहां हो ही गए, 20 ये हो गए और इसके बाद में 3D1 खत्म। 23 वेनेडियम, एटॉमिक नंबर 23 वेनेडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। बिल्कुल सबका ठीक है। इसमें यहां 3D3 कर देता हूं। अगला करो 24 क्रोमियम, 1s2 2s2 2p6। देखो इसको शॉर्ट में बार बार 2 नहीं लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 एक साथ आ जाएंगे, फिर कॉमा लगा देंगे। 3s2 3p6। अब देखो 4s2 3d4, एक तुमने ये लिखा होगा, लेकिन अगर मैं इसको 4s1 कर दूं और इसको 3d5 कर दूं तो एक काम हो जाता है, समझना। d4 और d5, d में टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं 10, इसका हाफ फिल्ड कर दो, ये होता है d5। तो d10 और d5 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू d4 d3 एंड d9। d9 से ज्यादा स्टेबल d10 होता है, d4 से ज्यादा स्टेबल d5 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही मान्य होता है जो स्टेबल होता है। तो यहां पर एक नया रूल आता है कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। क्यों होती है उसके पीछे दो वजह है, वो हम सबसे लास्ट में डील कर लेंगे। बट अभी ये समझ लीजिए कि D9 से ज्यादा, D4 से ज्यादा स्टेबल होगा D5 और D9 से स्टेबल होगा D10। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गलत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि S से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके 3D में चला जाता है और फाइनल इलेक्ट्रॉनिक क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए। फोर एस वन 3D5 इज द राइट आंसर। तो इसको आप कर लेना इंपॉर्टेंट और ब्रैकेट में लिखना एक्सेप्शन। एटॉमिक नंबर भी याद रखना, यह है क्रोमियम। तो दो एक्सेप्शन आप लोग डील करेंगे, यहां पर क्रोमियम का है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, यानी कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 6 4 10 और 3 13, और इसके बाद में 1। तो ना ना, सिर्फ D4 D9 के केस में। D3 में क्या होगा ना कि दो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा, मैं हाँ, जैसे जो वेनेडियम था उसके अंदर हमने लिखा था 1s2 2s2p6 3s2p6, उसके साथ जो हमने लिखा 3s2p6 वहां पे हम D3 भी लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हो, बिल्कुल। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 3d3 और 4s5 कर सकते हो, 4s2। तो मैं ये कहना जा रहा हूं सबसे आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 4s। ऐसा नहीं है कि आपने 4s पहले भर दिया तो 4s 3d के पहले आ गया, नहीं। 4s की एनर्जी कम थी इसलिए आपने इसको पहले लिखा है।
ये एनर्जी का ऑर्डर है, बट रियलिटी यही है कि 4s अभी भी आउटरमोस्ट शेल है। किससे इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा, बताता हूं आपको। लिख लीजिए पहले क्रोमियम। तो दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्टेड है, ये वाला नहीं है। अब समझना, ये एक्सेप्शन हमारे पास क्रोमियम में आया है कब? जब भी D4 आएगा तो D4 को आप D5 कर देंगे S वाले से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके। क्लियर? आइए अगला लिखिए। देखो आप कहते हो 4s से इलेक्ट्रॉन 3D में जाए, इसके लिए दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। 4s और 3D का एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप फ्रॉम 4s टू 3D, बट इट कांट बी हैपन फॉर द 3p, उसमें एनर्जी गैप ज्यादा होता है। आइए 26 आयरन, 28 निकिल, 27 कर लो कोबाल्ट, 28 निकिल, 29 कॉपर, 30 जिंक। इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइएगा। लास्ट में कितना आया? 3d6 4s2। क्लियर है? सबके यही आया? यस सर। ओके तुषार, कोबाल्ट का कितना आया? 3d7 4s2। ओके तुषार के बाद में तनिष्क, कितना आया? ठीक है 3d8 4s2। पायल, कॉपर का कितना? 3d10 4s1। एग्जैक्टली इसका ध्यान रखना, 8 के बाद में जैसे ही आप 3d9 करेंगे और ये 4s2 करेंगे और आप अगर ये लिख गए तो आप गलत कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी D4 आएगा तो D4 से D5 जाएगा और D9 से D10 जाएगा। इसका मतलब है S से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां आएगा? इसमें। तो ये हो जाएगा आर्गन का 18, मतलब उसको पूरा लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। सेकेंड एक्सेप्शन यहां आता है। इसके अलावा और 3D वाली लाइन में, मतलब 20 से लेकर के 36 तक वाली लाइन में और कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपसे स्कूल में भी पूछेगा तो इन दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है एक नंबर में, तो आप पूरा लिखना। हाँ भाई कनक, जिंक। हाँ अरे यार मैंने बता दिया ना, मैं पूरा नहीं लिखना चाह रहा ना, फालतू में इस पूरे को मैं क्यों लिखूं यार। बताया था भी कि लैंग्वेज में आर्गन 18 लिख देते हैं, अब मैं पूरा नहीं लिखना चाह रहा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अभी तो बताया था यार, तू भूल जाता है। हाँ भाई कनक, इसका बताओ। 3d10 4s2। अच्छा कॉपर वाला कितनों ने 3d10 4s1 ही लिखा था? सर मैंने। तुम तो पता नहीं कहां चली गई थी बीच में। सर मैंने। एग्जैक्टली हाँ तुमने तो क्या बताया था। चलो क्लियर है? और समझिए, अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए निकल +1 का, निकल +2 का, कॉपर +1, कॉपर +2, जिंक +2, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बता देता हूं। सबसे हमें निकिल प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। जो इलेक्ट्रॉनिक निकिल का है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, जो कॉपर का है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। बट कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे लास्ट में आता है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, वही निकलेगा। तो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलेगा। इस
इस रूल को ध्यान रखना और मुझे बाकी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। हाँ, सबके लिख फिर बात करेंगे एक एक करके। देखो, निकिल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आर्गन 18 तो ऐसा ही हो जाएगा, 3d8 4s1 बचेगा। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, अब इसमें मत कर देना कि यहां से इसको खाली करके नो करो, ठीक है, वो नहीं हो सकता। अब इसमें से 2 निकलेंगे निकिल में से, तो निकिल का ये, इसमें से 2 उड़ा दीजिए, 3d8 4s0, या इसको लिखो ही मत, 4s0 या हटा दो। कॉपर +1 3d10 4s0, कॉपर +2 3d9, इसको हटा भी दो। जिंक, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, तो Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। तो 2 जगह ध्यान रखने, एक क्रोमियम का और एक कॉपर का। और ये एटॉमिक नंबर भी याद करने पड़ेंगे, मैं करा दूं क्या याद एटॉमिक नंबर? 1 मिनट, 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर याद होंगे? बट और कोई ऑप्शन नहीं है ना बेटा, कहां से इलेक्ट्रॉन डालोगे? क्योंकि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2, अब 4s में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से डालोगे? कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं आपके पास कि यहां से वहां डाल दो। इनके कपड़े उतार करके आप उनको पहना नहीं सकते, ये तो फुल्ली फिल्ड है, p6 फुल्ली फिल्ड है, s सब फुल्ली फिल्ड है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है। अनस्टेबल है तो है, और आयन है, आयन तो अनस्टेबल रहना ही है। आइए आइए, एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए। प्रकाश शक्ति विकर्मन फेकोनिकुजन, अभी रुक जा। देखो, का मतलब पोटेशियम, का मतलब कैल्शियम, शक्ति, तो शक्ति, देखिए शक्ति स्कैंडियम और टाइटेनियम, वी का वी, कर का क्रोमियम, मन का Mn, फे का फेरम, को का कोबाल्ट, नी का निकिल, कु का कॉपर, Zn जिंक। तो प्रकाश शक्ति विकर्मन फेकोनिकुजन। अब ज्यादा मजे लेने हैं तो इससे भी कर सकते हो। सुंदरी तू विवाह कर ले मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा तुझको जानू। तो सुंदरी तू विवाह कर ले मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा तुझको जानू, बट वो एग्जैक्ट नहीं आता है, इसलिए मैं वो थोड़ा कम बताता हूं। मुझे ये सही लगता है, प्रकाश शक्ति विकर्मन फेकोनिकुजन। तो आपको एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे। इसमें 2 एक्सेप्शन क्रोमियम और कॉपर का है, 3d10 4s1 होगा, 3d5 4s1 होगा। दैट्स ऑल। 1-2 बारी गाना पड़ेगा, वरना याद नहीं रहेगा, एटॉमिक नंबर याद नहीं रहेंगे। और एटॉमिक नंबर उसने नहीं दिया, सीधे लिख दिया कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब आपको ये नहीं पता 28 है 29 है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन खामखा गलत हो जाएगा बैठे बिठाए, जस्ट बिकॉज आपने गा के नहीं देखा गाना है 2-4 बार। आइए, अब मैं आपको बताता हूं कि क्या वजह है कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल होते हैं। लिखिए, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल,
स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, वैसे मैं नोट्स में दे दूंगा ये सब लिखा हुआ। इसकी दो वजह हैं। पहला, सिमेट्रिकल रीजन। अब आप देखोगे D4 1 2 3 4 और D5 1 2 3 4 5। तो D5 सिमेट्रिकली ज्यादा स्टेबल है। इसमें हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका है। अगर आपके घर में 5 बच्चे हैं, पांचों को एक एक आम पकड़ा दोगे तो खुश है, लेकिन आपने 4 को एक आम दिया और एक को कुछ भी नहीं दिया तो वो आतंक काट देगा। तो ये कहते हैं सिमेट्रिकली ये ज्यादा स्टेबल होता है। एक तो ये रीजन है। दूसरा, एक्सचेंज एनर्जी। सर ये क्या होता है? ये समझने वाली चीज है। होता क्या है कि आपने लिखा D3, समझना, तो आप बोलोगे D3 ये है। अब ये जो सिमिलर स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं आपस में पोजीशन चेंज करते रहते हैं। कि मतलब आपने बचपन में कोना रोकना खेला होगा या अभी भी खेलते होंगे, गुन्नू तो अभी भी खेलती है। चारों एक के कोने पे खड़े हो जाते हैं, एक बीच में खड़ा हो जाता है और ये कहता है तू इधर आ जरा, तो ऐसे करके ऐसे उस दीवार पे, वो वाला इस दीवार पे करते हो ना। ये गेम करा है, खेला कभी? है ना? तो अब इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको बोलता है कि तू इधर आ जा, तो ये इधर जाता है और ये इधर आता है। इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज। ये वाला कहता है कि मैं तेरे पास आ जाऊं, क्या आ जा, कि मैं तेरे पास आ जाऊं। तो यहां पर एक्सचेंज कितना पॉसिबल है? 1 2, दो जगह पर एक्सचेंज पॉसिबल है। ये वहां चला जा सकता है, ये यहां, यहां। इस एक्सचेंज में एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। कितनी बार एक्सचेंज हुआ? ये वहां गया, वो यहां गया, एक एक्सचेंज। ये वहां गया, ये यहां गया, 2 एक्सचेंज। तो 2 एक्सचेंज में एक्सचेंज एनर्जी निकल गई। ठीक, अब मैं कहता हूं D4। एक दो तीन चार, ये इसके साथ आ सकता है, इधर आ सकता है। ये इसके साथ भी आ सकता है, इधर आ सकता है। ये इसके साथ भी आ सकता है, इधर आ सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया। यहां पे मैंने माना ये इधर आ गया, 1 2 3 2, और ये वाला इधर भी आ सकता है। तो यहां पे टोटल 1 2 एक्सचेंज थे। मतलब अब मैं गिनता बैठू, एक इधर आ गया, 1 2 3, 3 एक्सचेंज है। यहां देखोगे तो 3 तो इसके हैं, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है। 2 इसके और हो गए, 5, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, 6। टोटल 6 एक्सचेंज है। और समझिए, अगर मैं D5 कर दूं तो एक्सचेंज देखिए कितने सारे हो रहे हैं, और इनके आपस में होंगे वो अलग। तो अगर सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन की बात करें यहां पर, कि ये यहां भी जा सकता है, ये यहां भी, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास में 2 ऑप्शन है। यहां पर एक के पास में 3, यहां पे एक के पास में 4। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया, और जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतनी ही ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी निकलेगी। और अगर इसकी एनर्जी निकल जाती है तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अगर मेरे पास एनर्जी ज्यादा है तो मैं दिन भर धमा चौकड़ी काटूंगा, मेरी एनर्जी खत्म होगी तो मैं एक जगह बैठ जाऊंगा, यार थक गया यार। क्यों? क्योंकि मेरी एनर्जी खत्म होगी। तो कभी भी किसी भी सिस्टम से एनर्जी लॉस हो जाता है, देन सिस्टम बिकम मोर एंड मोर स्टेबल। That is why due to more exchange energy, due to the loss of more exchange energy, D5 orbital is more stable. More loss of exchange energy makes it more stable.
तो दो वजह दी जाती हैं, सिमेट्रिकल रीजन और एक्सचेंज एनर्जी। इन दो की वजह से आपका ये D5 कॉन्फ़िगरेशन D4 से ज्यादा स्टेबल, सेम फॉर D9 और D10। लिख लीजिए इसको। हाँ बीच में मेरे फोन में आपकी आवाज कट गई थी, वो एक्सचेंज किसके होगा वो वाला बता। अरे यार पता कितनी एनर्जी वेस्ट होती मेरी भी। एक इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन दो जगह जा सकता है ना कोने रोकने, तो ये दो बार एक्सचेंज कर सकता है, तो इसकी दो बार एनर्जी खत्म होगी, जबकि ये 4 बार कर सकता है? ये करते हैं, सेम एनर्जी, कोना रोक रहे हैं, ये तू मेरी जगह मैं तेरी जगह, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब बाकी के बच्चे जो हैं वो एनसीईआरटी को सॉल्व कर लीजिए, इन टेक्स्ट, बैक एक्सरसाइज, और अगर आप बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो एक प्रदीप रिफ्रेशर है वो खरीद लीजिए, उसमें से सॉल्व एग्जांपल कर लीजिए, और ज्यादा टाइम बचता है आप कॉम्पिटिटिव सेक्शन कर लीजिए, तो कॉम्पिटिटिव सेक्शन भी कर लेंगे तो भी आपकी केमिस्ट्री आईआईटी और मेडिकल लेवल तक की कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जिनका छूटा हुआ है वो पहले YouTube में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 11th केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के 3 लेक्चर कीजिए, वो करेंगे, उसके बाद में मुझे बताइए कि सर मैं ये 3 कर लिए, अब क्या करना है, फिर मैं आपको चौथा भी भेजूंगा, 5वां भी भेजूंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं कहीं से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी एक क्लास अरेंज कर पाऊं आपके लिए, ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी करा दूं, आपका कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस चैप्टर के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसमें थ्योरी नहीं है, उसमें न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो वो हमें पढ़ना है, तो इसको कीजिए आप। जब तक मेरी तरफ से चैप्टर ये खत्म हो गया है, आप लोग पहले वो रिवाइज कीजिए, फिर बात करते हैं आपसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जब होगी उसमें पहले, मतलब परसों से पहले, कल या परसों सुबह तक मुझे डाउट चाहिए इस चैप्टर के, मुझे लिख करके भेजिए कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर इतना नहीं हुआ, बैक एक्सरसाइज का इतना इतना इतना, लिख करके भेजना मुझे कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं हुए, प्रदीप का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसकी फोटो खींच करके ग्रुप पे अपलोड करेंगे, पर्सनली नहीं भेजेंगे, ग्रुप पे अपलोड करेंगे, क्लियर। तो ये काम है उनके लिए जिनका चैप्टर कंप्लीट हुआ है।